व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट विस्कोसिटी। ये क्या करा सर, पागल हो गए हो क्या? मेरे चेहरे पे जो अभी मैंने पानी मारा इसके बाद भी आपको पानी दिख रहा है, तो ये पानी क्यों दिख रहा है कोई सोचेगा? सोचो, मेरी मम्मी मुझे मारने आ रही है, मैं जरा मुंह पहुंच के आता हूं। सोचो 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 सोचा। तो गाइस, सबसे पहले जो हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं विस्कोसिटी, तो हम लोग विस्कोसिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले बोर्ड पर पानी मार के देखा, लेकिन हमारे कैमरे में बोर्ड पर पानी दिखा नहीं, इसलिए मजबूरी में मैंने पानी मेरे मुंह पे मारा। मैंने मेरे पानी मुंह पे दे मारा। तो गाइस, हेडिंग डालो एंड स्टार्ट करो अबाउट द टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। तो गाइस, विस्कोसिटी पढ़ने से पहले मैं आपको पानी का एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन या एक इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहता हूं कि क्या होता है। देखो, जैसा भी आप लोगों ने देखा कि ये मेरा चेहरा है, मतलब ये मेरे चेहरे की क्या है, सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर पानी फ्लो कर रहा है। इस सरफेस के ऊपर पानी इस प्रकार फ्लो कर रहा है, और फ्लो का डायरेक्शन क्या है, ये। तो गाइस, हर लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको नहीं पता तो आज अभी इसी वक्त सुन लो, इसीलिए मैंने मेरे मुंह पे पानी मारा है। सालों एक एक से बदला लूंगा मैं, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, सबका बदला लेगा। क्या लेगा बदला, समझो। जैसे ही मैंने मेरे मुंह पे पानी मारा, बहुत सारा पानी नीचे गिर गया। अभी भी गीला है, अभी मैं मार खा के आया हूं मेरी मम्मी से, पोछा लगवाया उन्होंने, उसके बाद भी गीला है, अभी फिर लगाऊंगा क्लास के बाद। तो जो मेरा पूरा चेहरा था, मैंने जो पानी मारा, पूरा पानी मैं इस तरीके से खड़ा होने के से ग्रेविटी की फोर्स से फटाफट नीचे गिर गया। लेकिन कुछ पानी मेरे चांद से चेहरे पे चिपका रह गया मेरे चेहरे पे कुछ पानी चिपका रह गया। कारण कि जो लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में होता है, वो लिक्विड के पार्टिकल्स ऑलमोस्ट स्टेशनरी माने जाते हैं। समझ गए बात को? तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, दैट द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड that is in contact that is in क्या होती है कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग? TACT, कॉन्टैक्ट विथ सरफेस आर नॉन मूवेबल, और वी कैन से स्टेशनरी। नॉन मूवेबल कैसी होती है? स्टेशनरी होती है। यानी कि ये जो सरफेस है, अब ये सरफेस तुम्हारी नदी की हो, ये सरफेस तुम्हारे घर पे जो टाइल्स है उसकी हो, ये सरफेस तुम्हारी पानी की टंकी की हो, ये सरफेस तुम्हारा चोकटा हो, तुम्हारा चेहरा हो, कुछ भी हो, पानी की अलग अलग लेयर्स में से वो पानी की लेयर जो डायरेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में होती है वो स्टेशनरी होती है, वो नॉन मूवेबल होती है, इसलिए वो वहां लगी रह जाती है। लेकिन इसके ऊपर वाली जो सरफेस होती है, आई मीन रियली सॉरी, सरफेस के ऊपर वाली जो लेयर होती है, सरफेस के ऊपर वाली जो लेयर होती है वो थोड़ा सा मूव करती है। इसके ऊपर वाली लेयर थोड़ा और ज्यादा मूव करती है। इसके ऊपर वाली लेयर थोड़ा और ज्यादा मूव करती है। इसके ऊपर वाली लेयर थोड़ा और ज्यादा मूव करती है। क्या है बात समझ में आई? मतलब कि जब हम बोलते हैं कि पानी फ्लो कर रहा है, जब हम कहते हैं कि पानी बह रहा है, तो पानी कैसे बहता है? पानी बहता है जो सरफेस के कांटेक्ट में लेयर होती है वो सबसे नीचे होती है। आप इसे स्टेशनरी माने। स्टेशनरी के ऊपर वाली लेयर थोड़ा आगे मूव करती है, ये थोड़ा और आगे मूव करती है, देन और ऊपर आगे मूव करती है, देन और आगे मूव करती है। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से कोई भी लिक्विड जो होता है वो फ्लो करता है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? एंड गाइस, इस प्रकार के, इस टाइप के फ्लो को बोला जाता है लेमिनार फ्लो। क्या बोला जाता है? लेमिनार फ्लो। तो लिक्विड के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? लेमिनार फ्लो। हाउ विल यू डिफाइन लेमिनार फ्लो? तो लेमिनार फ्लो का मतलब होता है इट इज द movement of
different layers of liquid. It is the movement of different layers of liquid, different layer of liquid in such a way that the layer in contact with surface is stationary. The layer above stationary layer is movable, and as the distance between stationary layer and above layer increases, stationary layer and above layer increases, the velocity of the layer also increases. सर इस पूरे डेफिनेशन को ठीक से बताओ, मैं समझाता हूं. लेमिनार फ्लो किसी भी लिक्विड का वो फ्लो होता है जिसमें लिक्विड की अलग अलग लेयर अलग अलग वेलोसिटी से मूव करती है. कैसे? वो लेयर जो सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है वो प्रैक्टिकली स्टेशनरी है, वो मूव नहीं करेगी, लेकिन स्टेशनरी लेयर के ऊपर वाली लेयर मूव करना शुरू करेगी. और जैसे जैसे आप स्टेशनरी लेयर से ऊपर जाते जाओगे, यानी जैसे जैसे स्टेशनरी लेयर से दूसरी लेयर्स का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, उनकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी. इसीलिए जो सरफेस की लेयर होती है वो स्टेशनरी लेयर से बहुत दूर है. मतलब अगर मैं मानूं कि मैं एक रिवर की बात कर रहा हूं तो ये रिवर का बिल्कुल बॉटम वाला एरिया है और ये रिवर का बिल्कुल अबव वाला एरिया है जहां पर हम लोग नाव वगैरह चला सकते हैं. अबे नाव कैसे बनते वे? नाव बनाने नहीं आती. अबे मेरे को नाव बनानी नहीं आ रही. हाँ, पता नहीं क्या हो गया. हाँ, तो ये यहां वाली जो लेयर है ये सबसे फास्ट मूव करेगी. क्यों? क्योंकि स्टेशनरी लेयर से इसका डिफरेंस ज्यादा है. क्या ये वाला फंडा समझ में आया आप लोगों को? सबसे पहले ये वाले फंडे के बारे में ऑब्जर्व करो कि क्या ये फंडा समझ में आया. ठीक है, अब सर इतना बता दिया बेटा, ये होता है, दिस इज 100% फिक्स. ये होना है मतलब होना है क्या कि जो पार्टिकल जो पानी की लेयर या जो किसी भी लिक्विड की लेयर ये जो बॉटम पर होगी, जो सरफेस से चिपकी हुई होगी, ये आपकी सरफेस से चिपकी हुई जो फर्स्ट लेयर है ये स्टेशनरी होगी, ये लेयर मूव नहीं करेगी. इसके ऊपर वाली हल्की सी मूव करेगी, इसके ऊपर वाली और अच्छी मूव करेगी, इसके ऊपर वाली और अच्छी, और सबसे ऊपर वाली सबसे अच्छी मूव करेगी. सर कारण कल की क्लास में सरफेस टेंशन में मैंने आपको बताया था कि लिक्विड की हर प्रॉपर्टी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करती है. तो प्यारे बच्चों, जो नीचे वाली लेयर है ये ऊपर वाली लेयर पर एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगी. मतलब नीचे वाली लेयर के पार्टिकल ऊपर वाली लेयर के पार्टिकल को पकड़ के रखेंगे. इसलिए स्टेशनरी के ऊपर वाली लेयर बहुत धीरे धीरे मूव करेगी. क्यों? क्योंकि स्टेशनरी लेयर के पार्टिकल उसे खींचेंगे. लेकिन जैसे जैसे स्टेशनरी लेयर का ऊपर वाली लेयर से डिफरेंस बढ़ता जाएगा, अब ये लेयर के पार्टिकल, ये स्टेशनरी लेयर के पार्टिकल इस लेयर के पार्टिकल से बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है स्टेशनरी का, इसलिए इसका मूवमेंट बढ़ता जाएगा. तो एज वी मूव अप, as the difference between stationary layer and the other layer increases, their velocity also increases because force of attraction decreases. पहले ये नोट कर लो, फिर अपन इसको रब करके ये वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं. इसको जरा रब करो, नोट करो, फिर मैं रब करता हूं. ठीक है, चल तो इसको रब करते हैं और मैं इस डायग्राम का नाम और निशान मिटा देता हूं. तेरा नाम और निशान के मैं धजिया उड़ा दूंगा. हाँ, तो यहां पर मैं स्टार बना के एक पॉइंट लिखूंगा that as the distance between stationary layer particles, देखो पूरा लिखना पड़ेगा,
स्टेशनरी लेयर के जो पार्टिकल्स है किसी भी लिक्विड के, तो एज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशनरी लेयर पार्टिकल्स and the other layer particles above it increases, यानी जैसे स्टेशनरी लेयर के पार्टिकल्स यानी वो लेयर जो सरफेस से चिपकी है उसके पार्टिकल्स और ऊपर वाली लेयर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच का डिस्टेंस जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the two layers decreases, hence velocity, भाई हम लोग मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी की बात करेंगे, तो hence velocity of the above layer increases, of the above layers increases। बोलो हाँ हाँ हाँ, अरे वाह वाह वाह, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? तो गाइस विस्कोसिटी पढ़ने से पहले मैंने आपको लेमिनार फ्लो सिखाया, भाई लेमिनार फ्लो समझेंगे तभी तो मजा आएगा। अब लेमिनार फ्लो समझ लिया, लेकिन आप देखो लेमिनार फ्लो के अंदर एक बात आ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इस लेयर के पार्टिकल्स का इस लेयर के पार्टिकल के साथ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिर इस लेयर के पार्टिकल का इस लेयर के पार्टिकल के साथ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिर इस लेयर के पार्टिकल का इस लेयर के पार्टिकल के साथ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिर इस लेयर के पार्टिकल का इस लेयर के पार्टिकल के साथ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब मेरी बात समझना, अलग अलग लिक्विड के अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, समझ रहे हो? वो बीमा चमक चल लो, अलग अलग लेयर के पार्टिकल्स का अलग अलग लेयर के पार्टिकल्स के साथ अलग अलग टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। मतलब अगर हम यहां पर वाटर की बात करें तो वाटर की ये लेयर ये लेयर ये लेयर ये लेयर ये लेयर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ अलग टाइप का होगा, क्योंकि वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है। उसके अलावा हनी, ग्लिसरीन, अगर हम इनकी बात करें तो इनके पार्टिकल्स अलग होंगे और इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होगा। तो गाइस ध्यान रखना, जिन लिक्विड्स के अंदर इन अलग अलग लेयर्स के पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उतने स्लोली मूव करेंगे, वो उतने स्लोली मूव करेंगे। समझ में आ गई बात? क्यों? मेरी बात समझो, स्टेशनरी लेयर वो लेयर जो सरफेस से चिपकी है, अगर वो अपने ऊपर वाली लेयर को टाइटली पकड़ लेगी तो ऊपर वाली लेयर बहुत धीरे धीरे मूव करेगी, क्योंकि नीचे वाली लेयर उसको मूव ही करने नहीं दे रही है। मतलब मान लो मैं सेकंड नंबर वाली लेयर हूं और मेरे पीछे फर्स्ट नंबर वाली लेयर है जिसने मुझे पकड़ लिया ये, अब मैं मूव करने की सोचूंगा तो कैसे? मेरे को पकड़ रखा है तो मैं बहुत स्लोली मूव करूंगा, समझ रहे हो? फिर मैंने मेरे ऊपर वाली लेयर को पकड़ा होगा, तो अब मेरे को जब कोई पीछे से पकड़ेगा तो मैं मेरे ऊपर वाली लेयर को पकड़ूंगा कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हम तुमको भी नहीं जाने देंगे, ससुर के नाती। मतलब अगर फर्स्ट लेयर मुझे यानी सेकेंड लेयर को आगे नहीं बढ़ने दे रही है तो मैं मेरे ऊपर वाली लेयर को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं उसको पकड़ूंगा। अब क्योंकि जो फर्स्ट लेयर है जिन मॉलिक्यूल से बनी है, फॉर एग्जाम्पल हनी या फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरीन, तो जो फर्स्ट लेयर के सारे पार्टिकल है वो ग्लिसरीन के, तो सेकेंड लेयर के भी ग्लिसरीन के होंगे, थर्ड लेयर के भी ग्लिसरीन के होंगे। तो अगर ये ग्लिसरीन है तो ये भी ग्लिसरीन है, तो मेरे को अगर किसी ने पकड़ा तो मैं ऊपर वाली लेयर को पकड़ूंगा। ऊपर वाली लेयर बोलेगी कि मेरे को नीचे वाली लेयर ने पकड़ा तो मैं मेरे ऊपर वाली लेयर को पकड़ूंगी। अब क्योंकि इनकी पकड़, इनका फोर्स स्ट्रांग है, ये जो लेयर मूव कर रही है ये बहुत धीरे धीरे मूव करेगी और बहुत धीरे धीरे मूव करने की वजह से इनका जो फ्लो है वो धीरे धीरे हो जाएगा। इसीलिए आप देखोगे कि जो हनी बॉटल में से गिरता है वो बहुत धीरे धीरे गिरता है, कारण फर्स्ट लेयर जो कि उस हनी की बॉटल के कांटेक्ट में है, वो जो चिपकी हुई है। आप देखना जब आप केचप निकालते हो तो केचप पूरा निकल जाता है लेकिन दीवालों से केचप चिपका हुआ रहता है, वो जो बॉटल की वॉल होती है उससे केचप चिपका रहता है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट लेयर है जो केचप की बॉटल के बिल्कुल कांटेक्ट में है, इसलिए वो मूव ही नहीं करी।
फिर आप उसको ऐसे बहुत देर तक ग्रेविटी के कांटेक्ट में रखोगे, मतलब सीधी बॉटल रखोगे, धीरे धीरे वो फिसल फिसल के नीचे आ जाएगा। लेकिन जब आप मूवमेंट कर रहे हो, लेकिन जब आप उसको बहा रहे हो, जब आप उसका फ्लो कर रहे हो, तब वो मूव नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये लेयर्स उतना कम फ्लो करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, इस लेयर को फ्लो करने से कोई रोक रहा है? इस ऊपर वाली लेयर को फ्लो करने से कोई रोक रहा है? इस तीसरे नंबर वाली लेयर को फ्लो करने से कोई रोक रहा है? एंड रोक लगाना मतलब रेजिस्ट करना, रेजिस्टेंट लगाना। तो यही तो विस्कोसिटी है। क्या? द रेजिस्टेंट ऑफ फ्लो इन अ लिक्विड। एक लिक्विड के फ्लो को जो रेजिस्ट कर रहा है, उस फोर्स को, वो फोर्स जो आपके लिक्विड को फ्लो करने से रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। तो क्या हम विस्कोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं? जी हां, हम विस्कोसिटी को बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं। एक लाइन में हम लोग लिखेंगे क्या? विस्कोसिटी is the resistance to flow। आपके फ्लो को जो रेजिस्ट करे उसको बोलेंगे विस्कोसिटी। मोर द विस्कोसिटी स्लोअर द फ्लो। जितना ज्यादा आप विस्कोसिटी बढ़ाओगे तो अड्डा लिक्विड उतना स्लो मूव करेगा। समझ में आ गई बात? एंड जितनी कम विस्कोसिटी होगी आपका लिक्विड उतना कम मूव करेगा। क्या ये फंडा समझ में आ गया? पहले जरा इतना देख लो, फिर इसको रब करके अब हम विस्कोसिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट नोट इट डाउन। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? हाय, बहुत अच्छा। मेरा नाम सोनल शेट्टी और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आओ अब आगे बढ़ते हैं। और विस्कोसिटी की बात और लेमिनार फ्लो की बात हल्की हल्की हमें समझ में आ गई है। अब गाइस, ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी देखा ही होगा कि अगर आपका पास एक क्यूब है, आपने उसको यहां पर रखा है सरफेस पर, तो सरफेस क्या करेगी? इसको रोकने की कोशिश करेगी। ये अगर मूव आगे करेगा तो सरफेस इसको रोकने की कोशिश करेगी, एक बैकवर्ड तरफ फोर्स लगाकर, और इसे आप फ्रिक्शन बोलते हो। आप इसे क्या बोलते हो? फ्रिक्शन। तो विस्कोसिटी की एक डेफिनेशन हम लोग और लिख सकते हैं, दैट विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस arising due to the inner layer friction in between the different layers of liquid arising due to the inner layer friction, that is in between the different layer of liquid। यानी कि आपके लिक्विड के जो अलग अलग लेयर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि आपका सरफेस है, तो ये सरफेस के पार्टिकल्स इसके ऊपर वाली लेयर के पार्टिकल को क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे। चलिए मैं आपको इसका डायग्राम प्रॉपर तरीके से आपको बनाकर सिखाता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है? चलिए, तो इमेजिन कीजिए ये है आपकी सरफेस। सारे मेरे प्यारे बच्चे सरफेस को इमेजिन करेंगे, ये आपकी एक सरफेस है, ठीक? अब इस सरफेस के ऊपर एक लेयर है, ये आपकी एक फर्स्ट लेयर है। इस लेयर की वेलोसिटी में मानता हूं v माइनस dv। इस सरफेस की वेलोसिटी क्या है? v माइनस dv। अब इस सरफेस के ऊपर यानी इस लेयर के ऊपर एक लेयर और चल रही होगी, और इस लेयर के ऊपर
एक लेयर और चल रही होगी। अब आप सब इस बात को देखें कि ये वाली जो लेयर है ये सरफेस से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए मैं मानता हूं कि इसकी वेलोसिटी v प्लस डीवी है, v प्लस डीवी है। अब मेरी बात सुनो, ये वाली लेयर के पार्टिकल्स, ये वाली लेयर के पार्टिकल्स अपने नीचे वाली लेयर के पार्टिकल्स को देखेंगे, बोलेंगे अरे हमको देख, हम कितनी ज्यादा स्पीड से आगे चल रहे हैं, तू भी चल। तो ये ऊपर वाली लेयर को, ऊपर वाली लेयर अपने नीचे वाली लेयर को खींचेगी। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि सरफेस की लेयर ऊपर वाली लेयर को पकड़ेगी, ठीक उसी प्रकार ऊपर वाली लेयर अपने नीचे वाली लेयर को भी पकड़ेगी। मतलब हर लेयर को होल्ड करने के लिए दो लेयर्स हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। क्योंकि ऊपर वाली लेयर सरफेस से बहुत ज्यादा दूर है, नो डाउट उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस की पार्टिकल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। इसका सरफेस की लेयर का ऊपर वाली लेयर पर अट्रैक्शन ना के बराबर होने की वजह से इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। अब क्योंकि ये इस लेयर के कांटेक्ट में, आप लोग जानते हो ना, पहली लेयर दूसरी लेयर सब कांटेक्ट में होगी, ये पहली, ये दूसरी, फिर ये तीसरी, ये चौथी। तो ये जो दोनों लेयर्स कांटेक्ट में है, तो जब ये ऊपर वाली लेयर आगे जाएगी तो आप देखो ये मार्कर भी आगे जा रहे हैं। अगर आप इमेजिन करो कि ये मार्कर सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स हैं और ये मेरा हाथ तीसरी लेयर है और ये मेरा हाथ चौथी लेयर है, तो अगर ये लेयर आगे जा रही है तो देखो ये मार्कर को भी साथ में ले जा रही है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगी। तो नीचे वाली लेयर बोलेगी अच्छा बेटा हम नहीं जाएं, हमारी वेलोसिटी कम और तू आगे बढ़ रहा है, भाग साले, हम तेरे को पीछे खींचेंगे। तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पर एक बैकवर्ड साइड का फोर्स लगाएगी, मतलब एक फ्रिक्शन डेवलप करेगी। तो इस वजह से क्या होगा, इस वाली लेयर की वेलोसिटी क्या होगी, इस वाली लेयर की वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी v प्लस डीवी है, और ये एक्स्ट्रा डीवी यानी जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी है ये बीच वाली लेयर को प्रोवाइड कर रहा होगा कि तू अपनी वेलोसिटी के साथ मेरी वेलोसिटी लेकर आगे बढ़। और नीचे वाली लेयर क्या बोल रही होगी कि नहीं, तू एक्स्ट्रा वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता, तो देखो ऊपर वाली लेयर ने जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी दी है मैं तेरे की वेलोसिटी को उतनी खत्म कर देती हूं, तो ये डीवी डीवी हट जाएगा, तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी बची, सिर्फ और सिर्फ v। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? अब आप यहां पर खुद देखो, फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा, फिर नीचे वाले की कम, फिर नीचे वाले की और कम। इसे लेमिनार फ्लो पढ़ा था हम लोगों ने, हमने इसे लेमिनार फ्लो पढ़ा था। अलग अलग लेयर की अलग अलग वेलोसिटी होगी और ये अलग अलग तरीके से मूव करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? तो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस अराइजिंग ड्यू टू द इनर लेयर फ्रिक्शन, यानी जो अंदर की लेयर एक दूसरे पर जो फ्रिक्शन लगा रही है, इनके मूवमेंट को जो रोक रही है, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? पक्की बात। अब अगर हम इसके डेरिवेशन की तरफ चले तो गाइस विस्कोसिटी क्या है? एक मेजर है, यानी आप एक मेजरमेंट निकाल रहे हो कि कितना रेजिस्टेंस लग रहा है आपके लिक्विड के पार्टिकल्स को फ्लो होने से रोकने के लिए। मतलब एक बात समझो, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, अगर इन्हें फ्लो करना है तो इन्हें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा? ताकि ये ओवरकम कर सके फ्रिक्शन को। तो दे रिक्वायर अ फोर्स टू ओवरकम द फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स, यानी जितना ज्यादा फोर्स होगा पार्टिकल्स उतना तेज तेज आगे की ओर बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स लगाएंगे उतना ये इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाएंगे। मतलब अगर ये लेयर फोर्स लगाए कि मेरे को आगे जाना है, तो इसको आगे जाने के लिए ऊपर वाली लेयर तो मदद कर रही है, बस नीचे वाली लेयर ही इसको पीछे खींच रही है। तो अगर ये इसके फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाए तो ये आगे बढ़ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम इस फोर्स को लिखेंगे F से। नाउ गाइस, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है?
सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया किसका, ये लेयर का, इस लेयर का जो सरफेस एरिया है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए। तो व्हाट इज ए, ए इज नथिंग बट द सरफेस एरिया। एंड व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज एफ, इट इज द फोर्स ऑफ द लेयर या फोर्स अप्लाइड बाय द लेयर, फोर्स अप्लाइड बाय द लेयर। यानी आपकी लेयर का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वो उतना ज्यादा फोर्स लगाएगी आगे जाने के लिए। एक बात और ध्यान रखिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीवी। यानी आपकी इस लेयर का जितना ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा ये उतना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। समझ रहे, मतलब एक एवरेज वेलोसिटी तो है, लेकिन उस वेलोसिटी के ऊपर कितनी वेलोसिटी इसके पास, एक्स्ट्रा कितनी वेलोसिटी है। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा फोर्स होगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dz। नाउ व्हाट इज dz गाइस, इन दोनों लेयर के बीच का डिफरेंस, इन दोनों लेयर के बीच का डिफरेंस क्या है, dz। तो व्हाट इज dz, इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द टू लेयर्स, बिटवीन द टू लेयर्स। अब गाइस दो लेयर के बीच में, दो लेयर के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा, दो लेयर के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा आपको उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर दो लेयर एक दूसरे के बहुत ज्यादा कांटेक्ट में है, बहुत ज्यादा चिपकी हुई है, तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि अगर इन दो लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो फिर इसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड कर लेगा, इसे आगे जाने नहीं देगा। तो इन दोनों लेयर के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस हो उतना अच्छा। क्यों, क्योंकि हमें फिर उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मुझे कोई पीछे जोर से खींचे तो मुझे उतनी ताकत लगानी पड़ेगी आगे जाने के लिए, मुझे आगे जान दे ऐसा करके। लेकिन अगर कोई मुझे खींच नहीं रहा है तो मैं आगे जाऊंगा, ये मैं आगे जा रहा हूं, लगता है मुझे बहुत मजा आ रहा है। समझ में आ रही बात आपको, कोई दिक्कत, क्या इतना फंडा क्लियर हुआ, पक्की बात, इतना देख लो जरा। तो व्हाट इज dz, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर, और वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितना कम डिस्टेंस होगा हमारे लेयर को, हमारे लेयर के पार्टिकल्स को आगे फ्लो करने के लिए उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इनवर्स रिलेशनशिप है, समझ गए, और जितनी वेलोसिटी उतना ज्यादा फोर्स। देख लो जरा इसको, ठीक है, आगे बढ़े। तो व्हाट इज फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय लेयर बोल लो, या इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो, फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। तो गाइस अब एक काम करते हैं, इतना रब कर दे, चलिए। तो अब हम लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देने का है। तो कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द लेयर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर। बेटा dv बाय dz को कंबाइनली बोला जाता है विस्कोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है, विस्कोसिटी ग्रेडियंट। प्लीज प्यारे बच्चों इस बात को नोट कर लीजिए, दैट इट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी ग्रेडियंट, और वी कैन से वेलोसिटी ग्रेडियंट। या तो विस्कोसिटी बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, क्योंकि यहां पर dv है तो अपन इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो एक यहां पर सिंबल आ जाएगा, इसको बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं, ईटा। ईटा इज नथिंग बट द कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट जिसे बोला जाता है कोएफिशिएंट वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट वेलोसिटी कांस्टेंट डिनोटेड बाय ईटा। तो ईटा ए dv बाय dz, इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ अ लिक्विड। क्या यह बात समझ में आ गई। तो गाइस यहां पर इतनी बात हमें हमारे विस्कोसिटी की करनी होती है।
तो व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंट अराइजिंग ड्यू टू द इनर लेयर पार्टिकल्स विच इनहिबिट्स अ लिक्विड टू फ्लो प्रॉपरली। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा दो लेयर के बीच में, उतना स्लो मूवमेंट होगा। हनी, ग्लिसरीन, कैस्टर ऑयल, इन सब के अंदर, केचप, वेस्लीन, जेली, इन सब के अंदर ये बहुत ज्यादा होने की वजह से इनका मूवमेंट बहुत स्लो होता है। वहीं वाटर, एल्कोहल, देन आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब के अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से, फ्रिक्शन कम होने की वजह से इनका मूवमेंट ज्यादा होता है। लेक्चर की शुरुआत में मैंने मेरे मुंह पे पानी मारा था और आपको यह बता दें कि पानी मारते ही सारा पानी नीचे गिर गया, लेकिन कुछ पानी चेहरे पे रह गया। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल लिक्विड के सरफेस की कांटेक्ट में आते हैं वो ऑलमोस्ट स्टेशनरी हो जाते हैं, उनका मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर होता है, एंड उसे बोला जाता है स्टेशनरी लेयर। और स्टेशनरी लेयर के ऊपर वाली लेयर का हल्का वेलोसिटी होता है, उससे उसकी ज्यादा, उससे ऊपर वाली का ज्यादा, उससे ऊपर वाली का ज्यादा, और सबसे ऊपर वाली लेयर का सबसे ज्यादा। तो जो लेयर मैंने मेरे पानी की मुंह पे मारी थी, तो जो पानी की लेयर सबसे ऊपर थी वो सबसे पहले नीचे गिरी, और जो सरफेस पर थी वो सबसे आखिरी में धीरे 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 नीचे गिरी। एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज लेमिनार फ्लो, यानी धीरे धीरे अपर लेयर के नीचे लोअर, फिर लोअर, फिर लोअर, फिर लोअर, तो नीचे आते आते लेयर्स की वेलोसिटी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस के कांटेक्ट में होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो वेलोसिटी क्या है? ये मेजर है, इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस अराइजिंग ड्यू टू द इनर लेयर फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड। फॉर्मूला क्या है? फोर्स, दैट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो इज इक्वल टू ईटा विच इज द कांस्टेंट। अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग ईटा की वैल्यू होगी। ए आपकी लिक्विड की लेयर का सरफेस एरिया, dv by dt is called as velocity gradient, where dv is the additional velocity बोल सकते हैं, dz is the distance between the two layer। दो लेयर के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा आपको उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू मेंटेन द फ्लो। आपकी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी आपका फोर्स भी अपने आप उतना ज्यादा होगा। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो गाइस दिस इज विस्कोसिटी। मैं एक काम करूंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स ढूंढूंगा, अगर इस टॉपिक के मिलेंगे तो हम लोग फिर कभी करेंगे, लेकिन आज ऑफिशियली आप मान सकते हो कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। वी विल सून स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, जो इस यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल पर आज तक नहीं कराया, अब करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की क्लास एंड आज का चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अगर पूरी सीरीज पसंद आई हो, मजा आया हो, तो गाइस इट्स अ रिक्वेस्ट, सारे वीडियोस को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, किसी भी ऐप के थ्रू शेयर करा करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, और अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करो। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल मृत्युंजय पंड्या, उसको भी सब्सक्राइब करो। ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर नोट्स आप परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ बैच में एनरोल करके फ्री टेस्ट सीरीज का मजा ले सकते हो। टेस्ट सीरीज और बैच में एनरोल होने के लिए आपको एक कोड की जरूरत होगी, दैट इज क्विजर 11 क्विजर 12, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो उसमें भी ऐड हो सकते हैं, ताकि आपको ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन, हमारे नए नए टेस्ट और हमारे नए नए वीडियोस के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।